हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी की? बढ़िया, राजी खुशी। साथियों, आज हम मई महीने का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहला जो हमारा सेशन रहेगा वो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में, इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हम जो है आज की क्लास के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, मई महीने के बारे में, और वो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर। ठीक है, अब इस इंटरनेशनल करंट अफेयर में एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। अगर कहीं कुछ रिलेटेबल रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो एक दो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के भी शामिल किए गए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो, उससे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको किस अप्रोच के साथ में उनको हैंडल करना है। ठीक है, ये सेशन विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के लिए लाभदायक रहने वाला है। आगामी समय में एसआई की भर्ती भी री एग्जाम हो रही है, तो उसमें भी जो है वो, अगर आप में से कोई साथी तैयारी करना चाहता है तो वो उसमें भी जो है वो सहायक रहेगी समान रूप से। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो फिर देखो, हमारी जो पहली न्यूज़ है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडिया का और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक तो ये एफटीए का ध्यान में रखना, कौन सा एफटीए होता है, कौन सा सीईपीए होता है। सीईपीए, ठीक है। इसी प्रकार से एक चलता है सीईटीए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी पूछ चुकी है कि कोई न्यूजीलैंड के साथ में कौन सा हुआ है। तो आपको अगर ये तीनों ऑप्शन में दे देते हैं तो आपको ध्यान रखना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो क्या फर्स्ट ग्रेड वालों को ये पढ़ना चाहिए क्या? देखो, एक्चुअल में स्थिति क्या है कि ये जो एग्रीमेंट है इसकी ड्राफ्टिंग दिसंबर के आसपास में हो गई थी। और बात करें इसकी स्टार्टिंग, इसके बारे में डिस्कशन जो है वो दोनों देशों के बीच में, वो आपका 16 मार्च 2025 से हुआ था। तो ऑलमोस्ट ये 9 महीने का समय गया है। और अब जो है वो इसमें एग्रीमेंट जो हमने ड्राफ्टिंग करी थी दिसंबर के अंदर, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आप दिसंबर महीने का करंट अफेयर देखोगे तो इस एग्रीमेंट के बारे में मोटी मोटी जो चीजें थी वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आपको अब इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि इसे अप्रैल महीने में एक्टिव कर दिया है, लागू कर दिया है। ठीक है, हालांकि लागू जो है वो इसको 24 अप्रैल के आसपास में किया था। और आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है फर्स्ट ग्रेड के, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड बच्चों के साथ में बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड वालों को जो करंट अफेयर पढ़ना है वो लगभग 20 तारीख का पढ़ना है, 20 अप्रैल के आसपास तक का पढ़ना है, इसके बाद का नहीं पढ़ना। पर फिर भी क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो दिसंबर महीने में हो चुकी है, तो हम इसको जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली बात, इसकी जो एग्रीमेंट हुआ है वो आपका 27 अप्रैल 2026 को हुआ था। पहली मीटिंग इसकी 24 के आसपास हुई है और फाइनली जो इसमें सिग्नेचर किए गए हैं वो 27 को किए गए हैं। आपको केवल देखना है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसके बारे में जो है वो हम दिसंबर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसलिए थोड़ा सा रिपीट करना आवश्यक है, क्योंकि इस महीने में इसमें क्या हुआ है, सिग्नेचर हुए हैं। ठीक है, और हाल फिलहाल में जब अप्रैल महीने के अंदर यूपीएससी के द्वारा CDS 1 की एग्जाम आयोजित करवाई गई थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यूपीएससी CDS फर्स्ट, ये जो जीके का पेपर हुआ था, इस जीके वाले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल फिलहाल के अंदर कि भाई भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दिसंबर 2026 में एग्रीमेंट पर जो साइन हुए थे, मतलब ड्राफ्टिंग वगैरह जो हुई थी, वो दोनों देशों के बीच में एफटीए के अंतर्गत किस किस क्षेत्र में सहयोग के लेकर जो है वो सहमति बनी है। तो इसका आंसर जो है वो हम देख लेंगे लास्ट में। हालांकि इसका आंसर जो है वो आपका 1, 3 और 4 हो जाएगा। सर्वे और दृश्य पर्यटन से संबंधित हमने न्यूजीलैंड के साथ में कोई बात नहीं की है। ठीक है, तो क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो आरपीएससी भी जो है वो यूपीएससी के कई क्वेश्चन उठा लेती है। जैसे पिछली बार 2-3 बार क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने पूछा था ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट का। भारतीय सेना के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया था। ये सबसे पहले यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा और वहां से फिर आरपीएससी ने इसको 2-3 बार रिपीट किया है। तो इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट है, इसकी शुरुआत 16 मार्च 2025 को हुई थी और फाइनली जो इसमें सहमति बनी है, जो साइन वगैरह होकर अंतिम रूप जो इसको दिया गया है वो 27 अप्रैल 2025 को दिया गया है। इस एग्रीमेंट में साइन किस किस के हुए हैं, तो भारतीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के और न्यूजीलैंड की तरफ से टॉड मैकले के द्वारा जो है यहाँ पर साइन किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारत ने शांतपत्ति करी है। भारत ने क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है कि भैया अगर ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है वो इंडिया है। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, अगर न्यूजीलैंड से कोई भी सामान आ रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, आयात, और भारत से इधर जा रहा है, ये कौन सा हो गया, निर्यात। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। यहां पर क्या कहा गया है कि भैया हम जो यहां से निर्यात करेंगे, मतलब यहां से जो हम चीजें पहुंचा रहे हैं, मतलब इस पे
इंडिया से जो चीजें जाएंगी यहाँ पर जो टैक्सेशन लगेगा इसमें हमने कहा है कि भाई 100% की छूट रहेगी। हमारी क्या रहेगी, 100% क्या रहेगी, डिस्काउंट रहेगा या छूट रहेगी, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई चीज 10 रुपए मूल्य की है भारत के अंदर तो वो वहां पर भी जाकर भारतीय रुपए के अनुसार 10 रुपए में ही कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। परंतु ये कहा कि न्यूजीलैंड वालों आप सुन लेना, आप अपनी कोई भी चीज मेरे पास में भेजते हो, मतलब यहाँ से मान लो कोई फोन बन के यहाँ पर आया है, जनरली होता क्या है कि न्यूजीलैंड में कीवी वगैरह ज्यादा होती है, शराब ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीजें हैं, शहद मधुमक्खी पालन ज्यादा होता है, तो इस प्रकार की चीजें जो है वो जब भारत के अंदर आएंगी तो ये कह रहे हैं कि भैया हम पूरा 100% छूट नहीं देंगे आपको, हम जो है वो आपको कितने प्रतिशत, 95% की ही छूट देने वाले हैं, 95% की ही डिस्काउंट देने वाले हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके ऊपर हम टैक्स वसूलेंगे। आ गई यहां तक चीजें समझ में। तो भारत के द्वारा जो सामान न्यूजीलैंड में भेजा जाएगा उस पर 100% छूट रहेगी, भारतीय सामान पर 100% छूट है। परंतु न्यूजीलैंड से जो सामान भारत में आ रहा है उस पर 95% ही चीजें ऐसी है जो कि कवर रहेंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी, मतलब 5% चीजें ऐसी हैं जिन पर हम क्या करेंगे, टैक्स वसूली करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड के अंदर लगभग 5% जनसंख्या जो है वो अपने भारतीय लोगों की है। 5% जनसंख्या जो है वो कौन है, भारतीय है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा अमाउंट वहां पर रहता है। आगे हम बात करेंगे वीजा से संबंधित कि भाई अलग अलग प्रकार के वीजे जो हैं, जो वीजा के माध्यम से हम वहां पर जाएंगे या फिर भविष्य में कोई जाना चाहता है तो उसके लिए भी अलग अलग छूट का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भैया हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि भैया हम तो क्या है 100% छूट लेंगे आपसे, पर आपको जो है वो 95% ही ऐसी सेवाएं वस्तुएं होंगी जहां पर हम टैक्सेशन से संबंधित रिबेट आपको देने वाले हैं, छूट आपको देने वाले हैं। ठीक है, और क्या कहा गया कि भारत के द्वारा लगभग 29.97% शुल्क लाइनों को क्या किया गया है यहाँ पर इस एग्रीमेंट से बाहर रखा गया है, जिसमें बात करें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है तो डेयरी से क्षेत्र शामिल है। अब डेयरी के अंदर पूरा नहीं है, आगे हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजों में छूट दी गई है। ठीक है, कृषि की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर प्याज से संबंधित, मक्के से संबंधित अगर कोई हम आयात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड से हम कोई सामान मंगा रहे हैं तो उस पर हम टैक्स वसूलेंगे। अगर हम चीनी वगैरह लेके आ रहे हैं, चीनी को इसको बाहर कर दिया है भाई, चीनी का जो भी प्रोडक्ट होगा वो हम एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, हथियार से संबंधित कोई बात है, आभूषण की सुरक्षा से संबंधित बात है, ये सारी चीजें जो है वो इस एग्रीमेंट से भारत की तरफ से बाहर रखी गई है, मतलब भारत इन पर कोई छूट नहीं देगा, ना तो आयात पर ना निर्यात पर। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, डिटेल में अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जीरो ड्यूटी हमने बताया कि भी 100% आपको क्या मिला है, छूट मिली है। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म यहाँ पर जो है वो अपनाया जाएगा, मतलब एक बात बताओ, जब वहां से कोई चीज आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, अगर उसको आप 1 महीने के लिए होल्ड करके रखते हो, बंदरगाह पर आ गए, उसको क्लियरेंस नहीं मिल रही मार्केट में आने के लिए, मान के चलो वहां से हमने कीवी मंगा लिए। ठीक है, अब कीवी मंगाने के बाद में वो कीवी जो है वो फल फ्रूट होता है, अब वो जल्दी खराब हो जाएगा, हमें भी पता है। ऐसी कंडीशन के अंदर शहद अगर हमने कोई मंगा लिया है, अब शहद को मान लो वहां से यहाँ पर आने में समय लग गया, अब उसको अगर समय रहते मार्केट में उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीजों के लिए हमने क्या किया है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म के लिए जल्दी से जल्दी क्लियरेंस के लिए हमने जो है यहाँ पर एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इसके अलावा ये कहा गया है कि भी हम क्या करेंगे, टैरिफ जो है अब उसको कम कर देंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, फार्मर को फायदा हो जाएगा, व्यापार को, यूथ को, वर्कर को, आदि को जो है वो फायदा हो जाएगा। लगभग 118 सर्विस लाइन ऐसी हैं, मतलब 118 सेवाओं को हमने चयनित किया है, जिसमें अब सेवाओं का मतलब ये हो गया है, कोई भी मान लो यहाँ से एमबीबीएस करके जाता है और वो न्यूजीलैंड में चला गया तो वो एक सेवा ही तो है, डॉक्टरी वाला जो है पैसा एक सेवा हो गया। अकाउंट्स का हो गया, मान लो कोई टैली वगैरह का कोर्स करके जा रहा है, वहां पर मान लो कोई नाई जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार की जो सेवा क्षेत्र है उसमें 118 सेवाओं को हमने चयनित किया है, और उसको हमने ये कहा है कि भैया पूरे तरीके से हम क्या कर देंगे, खोल देंगे इसके। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा गया है कि 139 सर्विसों के लिए हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा यहां पर दिया है, मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसा व्यापार वहां पर हो रहा है, जैसा लेन देन वहां पर हो रहा है, जितनी प्राइस वहां पर है लगभग उतनी प्राइस जो है वो यहाँ पर भारत में रहेगी। और भारत के उत्पादों की, मान लो पार्ले जी का बिस्कुट यहाँ पर 5 रुपए में बिक रहा है तो वहां पर भी 5 रुपए भारतीय में बिकेगा, मतलब डॉलर में तो बहुत ही कम, पॉइंटों में वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक है, पॉइंटों में रुपए जो बिस्किट है वो मिल जाएगा। जनरली ये चीजें जो है, अब मान लो बीकाजी भुजिया है वो न्यूजीलैंड में भी आपको मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मिलेगी, दुबई में भी आपको मिलेगी, तो उसकी प्राइस वहां के लोगों के लिए नाम मात्र की हो जाएगी।
उससे फायदा क्या होगा, भारत की जो चीजें हैं उनकी मांग वहां पर बढ़ने वाली है, डिमांड वहां पर बढ़ने वाली है। इससे भारतीय व्यापार और व्यापारियों को क्या होगा, लगातार फायदा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 12 महीने का जो है वो मल्टीपल एंट्री वर्किंग हॉलीडे वीज़ा आपको दिया जाएगा। मतलब 12 महीने तक आप जो है वो एक बार वीज़ा ले लीजिए, एक बार अप्लाई कर लो, वीज़ा प्राप्त जैसे ही आपको हो जाता है उसके बाद में आप मल्टीपल टाइम जो है वहाँ पर एंट्री कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने जनवरी में वहाँ पर एंट्री ली है, जनवरी में आप यहाँ से भारत से न्यूजीलैंड चले गए, ठीक है, अब वापस मान लो आप मार्च में वापस आ रहे हो, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, आप और हम ही तो नहीं जा रहे, बाकी लोग तो जा ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो आप 2-2 महीने से भी अगर वहां पर छुट्टी मनाने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको बार बार जो है वो वीज़ा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। न्यूजीलैंड ने ये एग्रीमेंट पर साइन किया है कि भाई मल्टीपल टाइम आपको 12 महीने का हम वीज़ा दे देंगे, आप वहां पर जा सकते हो, काम भी कर सकते हो। आपको अचानक से अगर घूमना भी है न्यूजीलैंड के अंदर, तो आप जैसे मान लो मई में गए, फिर जुलाई में चले गए, फिर सितंबर में चले गए, तो इस प्रकार से 12 महीने का आपको मल्टी एंट्री वीज़ा यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको बूस्ट मिलने वाला है, ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर है, मरीन से संबंधित है, टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग है, लेदर से संबंधित है, फुटवियर है। तो ये जो जितने भी आपको सेक्टर दिख रहे हैं उन सभी सेक्टर को यहाँ पर बूस्टअप मिलने वाला है, यहाँ पर आपको सहायता मिलने वाली है। ठीक है, ये आपका पीआईबी का एक जो है वो स्क्रीनशॉट था, तो मैंने सोचा है पीआईबी से ही डायरेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि भारतीय निर्यातों के लिए 100% शुल्क लाइन जो है यहाँ पर ओपन कर दी है। इसके अलावा ये टारगेट रखा गया है कि अगले 15 वर्षों के अंदर, अगले 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर जो है वो न्यूजीलैंड के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कितना? 20 अरब आपका अमेरिकन डॉलर, कितने वर्षों के अंदर? 15 वर्षों के अंदर। ठीक है, और क्या कहा गया है कि ये जो चीजें हैं कौन कौन सी हैं? वस्त्र हो गया, परिधान से संबंधित मतलब ड्रेस से संबंधित कोई चीज हो गई, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है चमड़े से संबंधित है, जूते से संबंधित है, रत्न और आभूषण है, इंजीनियरिंग कोई सामान है, प्रोसेस्ड फूड है, इसके अलावा जितने भी श्रम प्रदान है मतलब लेबर बेस्ड जो भी आपके उद्योग हैं उन सभी के उत्पादों के लिए ये कहा गया कि हम जो है वो शुल्क क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आरपीएससी जो है वह ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है। समझ रहे हो? हमने ओमान के साथ में शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ ओमान के साथ में किया था या फिर ब्रिटेन के साथ में किया था। ब्रिटेन के साथ में सीईटीए समझौता हमने किया था और उसमें ये पूछा गया कि भी कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनके ऊपर जो टैरिफ शुल्क है उसको जीरो कर दिया गया है। तो शुल्क में टैरिफ कौन कौन से में किया है? वस्त्र से संबंधित है, चमड़े से संबंधित है, प्रोसेस्ड फूड से संबंधित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आपके रत्न आभूषण से संबंधित बात आ गई, इसके अलावा जूतों से संबंधित बात है। तो ये सारे के सारे क्षेत्र और इनके जो प्रोडक्ट हैं उन सभी के लिए टेरिफ लाइन मतलब जो टैक्सेशन वगैरह लगता है उनको क्या कर दिया गया है? शून्य कर दिया गया है। आ गई बात समझ में? फिर कुछ कैटेगरी में यहाँ पर चीज़ों को डिवाइड किया गया है, जैसे 70% की टेरिफ लाइन है, 35% की है, 30% की है, जिसमें से 30% जो है वो आपको बोल्ड में दे रखा है पीआईबी में, तो इसको आपको थोड़ा सा ढंग से देख लेना है। जिसमें कौन कौन से शामिल हैं? 30% तक शुल्क कम हो जाएगा। इसका मतलब आप समझो कि कोई चीज़ थी जो भारत के अंदर 100 रुपये में बिक रही है, कितने में? 100 रुपये में, वहां पर जाकर उस पर मान लो 100 रुपये ही और डिस्काउंट लग रहा है। 100 रुपये का जो है वो क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। पहले इसकी कीमत क्या थी? 200 रुपये थी। अब क्या कर दिया गया है? इन पे 30% तक की रिबेट दी गई है। मतलब ये चीज कितने की? 100 रुपए की है। अब इस पर 30% की छूट दी गई है। इसका मतलब अब इसका जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होगी? 170 रुपये होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भारत की वस्तु जो पहले 200 रुपये में वहां पर बिक रही थी वो अब कितने में हो जाएगी? 170 रुपये में हो जाएगी। तो इससे उसकी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ के व्यापारियों को फायदा होगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से चीजें जो है वो काम करती हैं। अब 30% वाले में बात करें तो 30% में आपको ध्यान रखना है कि भैया 30% में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। जैसे लकड़ी शामिल है, ऊन शामिल है, भेड़ का मांस शामिल है, चमड़ा और कच्ची खाल से संबंधित जो भी प्रोडक्ट है वो शामिल है। ये भेड़ का जो मांस है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जितने भी पशु उत्पाद हैं उन सभी को भारत के द्वारा बैन किया गया है, केवल और केवल एक चीज को छोड़कर। कौन सी? भेड़ का मांस। इसके अलावा पशुओं से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उन सभी को क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। आ गई बात समझ में? और कौन कौन से सेक्टर हैं जिनको बैन किया है? तो और में आपको ध्यान रखना है डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं, दुग्ध उत्पाद हैं, जैसे कौन कौन से हो गए? दूध है, क्रीम है, मट्ठा है, दही है, पनीर है, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं इन सभी को पूरे कॉन्ट्रैक्ट से, पूरे एग्रीमेंट से बाहर कर दिया गया है। ठीक है,
पशु उत्पाद का मैंने बता दिया, केवल और केवल किसको छोड़कर, भेड़ के मांस के अलावा, ठीक है। वनस्पति उत्पादन जैसे प्याज, चना, टमाटर, मक्का आदि को। इस प्रकार से चीनी है, कृत्रिम शहद है, पशु है, वनस्पति है, इन सभी को, गोला बारूद है, रत्न आभूषण है, तांबा से बनी हुई वस्तुएं हैं, इन सभी को क्या कर दिया गया है, इस एग्रीमेंट से बाहर कर दिया गया है। मतलब भारत के द्वारा कोई भी छूट ऐसे प्रोडक्टों के लिए नहीं दी जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में। टेरिफ लाइन की मैंने आपको बताई थी, तो यहां पर यह कहा गया है कि 30% ऐसी वस्तुएं होंगी जिन पे शुल्क जो है वो तुरंत रूप से शून्य हो जाएगा। तो मैंने शून्य का कौन सा बताया था, वस्त्र आपको बताया, चमड़ा मैंने आपको बताया, जूते मैंने आपको बताए, रत्न आभूषण मैंने आपको बताए थे, प्रोसेस्ड फूड आपको बताया। तो इन सभी पर 0% की टैरिफ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से 35% की छूट हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 से 10 वर्षों में, जिसमें प्रोडक्ट कौन से हैं, पेट्रोलियम है, वनस्पति तेल है, मशीनरी है आदि शामिल है। शुल्क में जो कटौती होगी वो 4.37% की जो एग्रीमेंट बना है, मतलब जो जितना भी पहले जो टैक्स लगता था, जो भी टैरिफ लगता था, उसको हम कितना करेंगे, 4.37% करेंगे, ठीक है। और ये प्रोडक्ट कौन से हैं, शराब है, दवाइयाँ हैं, लोहा है और इस्पात है, ठीक है। फिर एक है कोटा प्रणाली। कोटा प्रणाली का आप मतलब समझो, ये एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें छूट तो दी जाएगी, पर छूट जो है वो लिमिटेड मात्रा में ही दी जाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि कई बार कोचिंग संस्थानों के जो है वो डिस्काउंट आते हैं कि प्रारंभ के 100 बच्चों को हम 50% छूट देने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 100 एडमिशन होंगे उन पे हम क्या करेंगे, 50% तक की छूट देंगे। तो एक टेरिफ कोटा प्रणाली होगी। इसका मतलब ये है कि कुछ सीमित मात्रा में ही हम क्या करेंगे, छूट प्रदान करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर कह दिया गया कि भैया जैसे मुनका शहद है, सेब है, कीवी है, कीवी में मान लो हमने ये कह दिया कि भैया हम क्या करने वाले हैं, हम जो है वो 50 टन कीवी जो है, 50 टन कीवी जो है इसको ही छूट देंगे। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, उसके बाद में टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, या जो भी पहले की स्थिति थी उसमें वापस से टेरिफ लागू कर दिया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टेरिफ कोटा रेट बोलते हैं, ठीक है। आ रही हैं चीजें समझ में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि टेरिफ कोटा रेट जो है, इसमें हमने विशेष सीमा के तहत इन प्रोडक्ट को हमने क्या कर दिया है, छूट प्रदान कर दी है, ठीक है। चलो फिर, ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है वो डिटेल में बता दिया है कि भाई न्यूजीलैंड की तरफ से सेब, कीवी, मुनक्का, शहद ये जो है इंपोर्ट किए जाएंगे। फिर आपको ध्यान रखना है, एक ओशिनिया क्षेत्र है। ओशिनिया का मतलब ये हो गया, जैसे अपने राजस्थान के अंदर शेखावाटी क्षेत्र हो गया ना, शेखावाटी में कौन सा आता है, चूरू, झुंझुनू और आपका सीकर आता है। इसी हिसाब से मारवाड़ क्षेत्र आ जाता है, जिसमें आपका जो बीकानेर वाला, जैसलमेर वाला, बाड़मेर वाला, ये जोधपुर वाला क्षेत्र आ जाता है। उसके बाद में हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में दक्षिणी राजस्थान का जो भाग है वो आ जाता है। हाड़ौती वाला अलग, कोटा वाला ये पोर्शन अलग हो जाता है। उसी प्रकार से 5-7 देशों के ग्रुप को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ओशिनिया बोलते हैं। अब ये जो ओशिनिया है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मेलानेशिया है, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया है। इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ओशेनिया बोलते हैं। ओशेनिया जितने भी देश हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, इन सभी देशों में न्यूजीलैंड जो है वो भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। कौन सा है, दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, कौन है, न्यूजीलैंड है। एनजेड का मतलब है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कौन कौन से एग्रीमेंट किए गए हैं, आयुष प्रणाली जो है, आयुष की जो चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं, तो पुरानी जो हमारी चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें आयुर्वेद आपका आ जाता है, होम्योपैथिक आ जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रणाली प्रणाली हैं, इनके माध्यम से भी जो है न्यूजीलैंड में चिकित्सा वगैरह स्टार्ट की जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा कि भाई जितने भी आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर वगैरह हैं, ये जितने भी हैं, ये कहाँ पर हैं, भारत के अंदर। अब भारत के लोगों को वहां पर काम करने का इसके माध्यम से मौका मिलेगा। भाई अगर मान लो भविष्य में वो ट्रेंड हो भी जाते हैं, पर एक बार तो इनिशियली स्तर पर तो हमारे देश के लोगों की आवश्यकता होगी ना वहां पर। आयुर्वेद चिकित्सा को अगर वहां पर बढ़ावा मिल रहा है, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी तो चाहिए होंगे। इस प्रकार से योगा दिवस मनाने से, योगा को इंटरनेशनल पहचान मिलने से योगा टीचर की जो भर्ती हुई है, बाहर के लोग जो है वहां पर बहुत से इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। आप कभी जाना बनारस की साइड में, ऋषिकेश की साइड में, वहां पर देखना कितने अंग्रेज लोग हैं जो योगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पर। तो व्यापार तो बढ़ ही रहा है, इकोनॉमी को तो बूस्ट मिल ही रहा है। तो ये चीजें हैं। तो आयुष प्रणाली को पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से शामिल करने के लिए
इस प्रकार का प्रावधान करने वाला ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है, पहला व्यापार समझौता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि भी 118 सेवाएं ऐसी हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है और लगभग 139 उपक्षेत्र ऐसे हैं जिनमें हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा दिया है। ठीक है, अगले 15 साल में 20 अरब डॉलर का निवेश करना है, वो हमने पहले ही बात कर ली है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अगले 18 महीने में न्यूजीलैंड जो है वो अपने कुछ कानूनों में संशोधन करेगा। किसके लिए? भारत के जो प्रोडक्ट हैं उनको वहां पर जीआई टैग वगैरह देने के लिए, वहां की जो लोकल प्रोसेस है, लोकल जो व्यवस्था है उसके अनुसार जीआई टैग उपलब्ध कराने के लिए न्यूजीलैंड के द्वारा स्थानीय जो भी कानून है, स्थानीय जो भी लॉज है, उनमें कुछ चेंजमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया, मैंने आपको क्या बताया था भाई, अगर मान लो शहद वगैरह आ रहा है वहां से, तो उसे एक आयु तो होती है, एक मतलब एक्सपायरी डेट तो होती है किसी चीज की। तो इसलिए हमने ये कहा कि भैया जल्दी जल्दी क्लियरेंस के लिए जो सामान्य कार्य है, सामान्य कार्य में हम 48 घंटे में क्लियरेंस दे देंगे बंदरगाह वगैरह पर, और नासवान जो चीजें हैं उनके लिए हम 24 घंटे में ये कह देंगे भाई क्लियरेंस दे दो, इनको साफ कर दो, वरना ये पड़ा पड़ा सामान खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या कहा गया कि भाई प्रतिवर्ष हम कितने हजार युवाओं को क्या करेंगे, 12 महीने मल्टी एंट्री वीजा यहाँ पर देने वाले हैं, जिसमें कोई व्यापार भी कर सकते हो, जिसमें आप टूरिज्म वगैरह के लिए मतलब घूमने फिरने के लिए भी आ सकते हो। आगे बात समझ में? ठीक है, 5,000 लोगों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है दिसंबर में ये सारी चीजें हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके थे, कुछ एक दो चीजें हैं जो नई शामिल की गई है उस ड्राफ्ट के अंदर, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो 5,000 लोगों को टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री देंगे भैया, हम क्या कर देंगे, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री देंगे। जैसे आपके आसपास में, विशेषकर शेखावाटी में जो फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ वाला एरिया है, वहां पर फॉरेन में बहुत लोग जाते हैं। इधर अगर आप बात करें मारवाड़ क्षेत्र की, तो पाली वाले जो लोग हैं वो पाली है, जालोर है, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, है ना। तो विदेश में जब जाते हैं तो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो आप अपने स्तर पर जाओ, एक दूसरी स्थिति ये होती है कि वहां की कोई लोकल कंपनी आपको बुला रही हो, समझ रहे हो। अब अगर मान लो आप कोरिया जा रहे हो, तो सैमसंग की जो कंपनी है वो आपके लिए फ्लाइट की टिकट भेज दे, वो आपके लिए वीजा भेज दे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, जब आपको सामने से कोई बुला रहा है ना उधर से, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजा बोलते हैं। जनरली इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 से 3 वर्ष होती है। कितनी? 1 से 3 वर्ष होती है। तो ये कहा गया कि हम 5,000 लोगों को उधर से बुला लेंगे, न्यूजीलैंड की कंपनियां जो हैं वो उधर से वीजा वगैरह भेजकर आपको बुलाएंगी। ठीक है, जो भी भारतीय लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको 20 घंटे प्रति सप्ताह की हम काम की गारंटी दे रहे हैं। जिस प्रकार मनरेगा में हम काम की गारंटी देते हैं, उसी प्रकार से ये कहा गया कि वहां पर जो भी न्यूजीलैंड के अंदर भारतीय छात्र रह रहे हैं उनको, या मान लो कोई स्टडी भी कर रहा है, उसको अगर जॉब करनी है, उसको अगर काम करना है, तो ऐसी कंडीशन में हमने ये कहा कि भैया 20 घंटे प्रति सप्ताह का हम आपको क्या करने वाले हैं, काम की गारंटी यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, फिर 3 वर्ष तक स्टीम के जो छात्र हैं, स्टीम का क्या मतलब हो गया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, ये चार जो स्ट्रीम है, ये चार जो स्ट्रीम है उनके जो स्टूडेंट है, मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट है, कोई टेक्नोलॉजी या तकनीक से संबंधित काम करता है, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम कर रहा है, या फिर मैथ का कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई पीएचडी होल्डर है, तो ऐसे लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे सामान्य कोई व्यक्ति है तो उसको 3 वर्ष तक, अगर पीएचडी होल्डर है तो उसको 4 वर्ष तक स्टडी के बाद में भी हम वीजा देंगे। मतलब जैसे अगर कोई एमएससी करने गया मैथ से या साइंस से, मान लो जूलॉजी से हो गया, फिजिक्स से हो गया, केमिस्ट्री से हो गया, अगर आप वहां पर एमए करने जाते हो तो एमए के बाद में आपको 3 वर्ष तक का वहां पर क्या मिल जाएगा, वीजा मिल जाएगा। अब मान लो इन 3 वर्ष में आपने पीएचडी का अप्लाई कर दिया और पीएचडी होल्डर हो गए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको 4 साल का वीजा मिल जाएगा, पीएचडी होल्डर के लिए 4 साल, और सामान्य तौर पर STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, 3 साल के लिए वीजा दे रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये फोटो हम आगे पढ़ेंगे अभी। दूसरी हमारी न्यूज क्या है, हमने न्यूजीलैंड वाला वो पूरा पोर्शन पढ़ ही लिया है। हालांकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि दिसंबर महीने के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे उस एग्रीमेंट को, वहां पर उसकी ड्राफ्टिंग वगैरह हो गई थी। अब इसको जो है वो वहां पर साइन वगैरह हुए थे, अब इसको फाइनली अप्रैल महीने में 27 अप्रैल को जो है वो यहाँ पर साइन हुए हैं, पीयूष गोयल जी के द्वारा साइन किया गया है, और दोनों देशों के द्वारा पूर्णतः जो एग्रीमेंट हमने तैयार किया था उसको पूरे तरीके से लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये एक हमारी न्यूज है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। दूसरी हमारी है 14 से 17 अप्रैल को ऑस्ट्रिया के
जो संघीय चांसलर है, मतलब यूनियन चांसलर हैं, डॉक्टर क्रिश्चियन स्टाकर, ये भारत की यात्रा पर रहे हैं। कब से? 14 से 17, मतलब 3-4 दिन के लिए। 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि भैया कोई ना कोई ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया का कोई चांसलर यहाँ पर रहा है। समझ रहे हो बात को? क्या कुछ घटनाएं हुई, तो इन्होंने क्या किया, हैदराबाद हाउस है नई दिल्ली के अंदर, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली में इन्होंने एक तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और इसके साथ साथ में पीएम मोदी से भी यहाँ पर मुलाकात की है, साथ में एस जयशंकर जी से मुलाकात की है। क्या ये मुलाकातें ध्यान रखनी है? देखो अभी तो नहीं, पर पहले जब शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी, उनकी भारत में एक यात्रा हुई थी और भारत की यात्रा के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया गया, भाई किन किन से मुलाकात हुई है? राष्ट्रपति से हुई है, प्रधानमंत्री से हुई है। सोनिया गांधी जी उस टाइम किसी पद पर नहीं थे, बावजूद इसकी उनसे मुलाकात हुई थी। और वो क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन सहित इस तरीके से पूछ, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर कोई विदेश का कोई भी प्रतिनिधि आता है, राष्ट्रपति है, चांसलर है, प्रधानमंत्री है, अगर वो भारत में विजिट करता है, तो विजिट के दौरान वो किन किन लोगों से मिलता है, वो सारी घटनाएं आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म से, उनको एक कहना चाहूंगा कि भाई जनवरी से लेकर, वैसे तो पुरानी वाली पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा रखी है जो पिछले वर्ष 2025 में पेपर हुए थे, पर 2026 में जनवरी से लेकर और वर्तमान समय तक जितने भी पेपर हुए हैं वो आपको एप्लीकेशन के माध्यम से करंट अफेयर के क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए गए। आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, आपको ये पता चलेगा कि भाई अभी हमें किस प्रकार से देखना है। कोई भी अगर टॉपिक है, मान लो ये वैदेशिक यात्रा ही है, कौन सी चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है, किया तो इन्होंने बहुत कुछ है, 2 स्लाइड ऐसी बनी है जिनमें इन्होंने बहुत कुछ किया है। और अगर आप पीआईबी की साइट पे जाओगे, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइट पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई 7-7 पेज की पीडीएफ उपलब्ध करा रखी है इनकी यात्राओं से संबंधित। तो क्या वो 6 पीडीएफ आपके काम की हैं, या उनमें से आपको केवल 10 लाइनें याद रखनी है? ये सारी चीजें कौन बताता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताता है। क्वेश्चंस अगर आप अपने स्तर पर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जब हमने ये स्टार्ट किया था प्रोग्राम जो करंट अफेयर का है, उस समय मैंने आपको ये कहा था कि भैया क्वेश्चन जो है वो साथ में देखते हुए चलना है। इससे फायदा क्या होगा? टीचर आपको ये बोलता है कि भैया ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये हो गया कि वो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और भविष्य में इसके आसपास से या यही क्वेश्चन जो है वो सेम रिपीट होने की संभावना बनती है। करंट अफेयर में अक्सर ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछ लिया जाता है, या फिर यूपीएससी जो पूछती है वो आरपीएससी पूछ लेती है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अपडेट होना है। अगर आप खुद के स्तर पर स्वयं इसके लिए मेहनत कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर रहे तो एप्लीकेशन के माध्यम से या तो अपलोड हो गई होगी या 1-2 दिन में फाइल जो है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस देख लेना, आपको प्रिंट आउट वगैरह नहीं लेना है। लिमिटेड एग्जाम 2026 में अभी हुई हैं, तो जितनी भी एग्जाम हुई हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक बार गो थ्रू होके जाना है। विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे हैं उनको देख के जाना है, ताकि आपको पता चले पैटर्न क्या है, आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। तो इन्होंने जो है वो मोदी जी से और राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की है। इसके अलावा जब आपको ध्यान में आ रहा होगा, जनवरी 2026 में हमने करंट अफेयर पढ़ा था, उस समय मैंने कहा था कि भैया मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट, सभी जो जितने भी व्यापारिक समझौते हुए हैं उनकी मां किसे कहा गया था? भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को कहा गया था। ठीक है, उस समय हमने एग्रीमेंट किया था, व्यापार से संबंधित, रक्षा से संबंधित कई एग्रीमेंट हुए थे। तो उन्हीं एग्रीमेंट के लिए अब जो है वो ऑस्ट्रिया ने ये कहा है कि हम उसको और मजबूती दे देंगे, मतलब उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। यूरोपियन कंट्री जो है वो तो शामिल है ही, हम भी शामिल उसमें हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फसई, जो कि फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग भारत के अंदर काम करती है, इस प्रकार की संस्था जो फूड से संबंधित जो भी ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में काम करती है, कैसे उसको और बेहतर बनाया जाए, मिलावट है या नहीं है, एडल्ट्रेशन उसमें है या नहीं है, तो वो सारी की सारी चीजें फसई करती है। और ठीक इसी प्रकार से एक संस्था है जिसका नाम क्या है? AGES, ये संस्था जो है वो ऑस्ट्रिया के अंदर सेम काम करती है जिस प्रकार फसई जो है वो आपका यहाँ पर भारत में काम करती है। आप अगर नमकीन की थैली लेके आओ ना बीका जी वाली, अब की बार उसमें देखना पीछे फसई का नाम लिखा हुआ आएगा। कोई भी अगर आप पैकिंग वाला प्रोडक्ट लाते हो, कुरकुरे लाते हो, चिप्स लाते हो, सभी के पीछे जो है उसका नाम लिखा होता है। मैगी के ऊपर नाम लिखा होता है। जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी एडिटेबल फूड्स हैं, उनके अंदर सभी के अंदर पीछे फसई का आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की 3 ऐसी यूनिवर्सिटी है, आप नाम देख लेना, TU विन, TU ग्रेज, और ये नाम आप देख लेना भाई लेबनान की है। तो इन तीनों यूनिवर्सिटी के अंदर भारत के जो बच्चे हैं उनको रिसर्च वगैरह करने के लिए, शोध वगैरह करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? अलाउ किया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा वियना के अंदर अंतरिक्ष उद्योग संगोष्ठी का भी आयोजन भविष्य में किया जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है। और क्या कहा है कि भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज बनाएंगे, मतलब भारत के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर जो भी स्टार्टअप्स लग रहे हैं, जो भी नवाचार उद्योग जगत में किया जा रहा है, उन सभी को और बेहतर बनाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हम क्या करने वाले हैं, दोनों देश मिलकर भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्टार्टअप ब्रिज का निर्माण यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है। वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम संचालित यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें जो युवा हैं वो काम भी कर सकेंगे और साथ साथ में यात्रा वगैरह भी कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सैन्य सहयोग, आतंकवाद आदि की रोक के लिए एग्रीमेंट हुए हैं। और क्या कहा गया है कि भाई दोनों जो संगठन है, दोनों जो देश हैं, उनके निवेशकों के लिए, मान लो न्यूजीलैंड का कोई आदमी है और भारत में निवेश कर रहा है, या भारत का कोई आदमी है जो न्यूजीलैंड में कर रहा है, तो दोनों तरफ से ही हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, निवेशकों के लिए भी, और इसके अलावा सड़क निर्माण आदि क्षेत्र के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। क्या हमें कुछ इस स्लाइड में याद रखना है? तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। देखो यूपीएससी ने जो है वो आपका यहाँ पर लेटेस्ट अभी जो है वो क्वेश्चन कौन सा पूछा था, क्षेत्र से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित पूछा है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको जो यात्राएं हो रही हैं, जो विदेशी प्रतिनिधियों की जो यात्राएं हो रही हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सहायता मिल जाएगी। तो अभी हमने ऑस्ट्रिया के जो यूनियन चांसलर हैं उनकी यात्रा के बारे में पढ़ा। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे ही वो गए ना, जाते ही जो है वो 19 से 21 तारीख को कौन आ गए, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग आ गए। ली जे म्यूंग जो है वो कहाँ के हैं, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं। इनकी भी वैदेशिक यात्रा रही है, और इन्होंने भी आते ही हैदराबाद हाउस जो है ना वो नई दिल्ली के अंदर, उसके अंदर आकर मोदी जी से यहाँ पर द्विपक्षीय मुलाकात की है। इसके साथ साथ में नई दिल्ली के अंदर भारत और कोरिया से बिजनेस फोरम का आयोजन किया गया है। भारत के बिजनेसमैन और कोरिया के जो बिजनेसमैन हैं, उन दोनों को यहाँ पर जो है वो संयुक्त रूप से एक सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपके ली जे म्यूंग थे। और ली जे म्यूंग जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, दोनों देशों के मध्य वर्तमान में कितना व्यापार हो रहा है, तो 27 अरब डॉलर का, 27 अरब अमेरिकन डॉलर का वर्तमान में व्यापार हो रहा है। और हमने ये कहा कि अगले 5 साल में, मतलब 2030 तक हम इसको बढ़ाकर कितना करने वाले हैं, 50 अरब डॉलर करने वाले हैं। 50 अरब डॉलर हम जो है यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है, 27 है, इसको 2030 तक हम बढ़ाकर कितना कर देंगे, $50 कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने जॉइंट स्ट्रेटजी विजन, संयुक्त रणनीति विजन के लिए हमने काम किया है। अगले 5 साल तक हम संयुक्त राष्ट्र रणनीति विजन भी करेंगे, और सांस्कृतिक आदान प्रदान की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो है वो फ्रांस से का जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, उस समय हमने बात की थी, पिछले जो महीने करंट अफेयर हमने पढ़ा, उसमें कहा कि भाई फ्रांस जो है, फ्रांस और भारत के द्वारा एक वर्ष, कौन सा वर्ष, अब आपको कमेंट में बताना है, भाई साथ साथ में टेस्ट भी होता रहे आपका। तो एक बताओ, 26 को किया था या 27 को किया था, भारत और फ्रांस के द्वारा दोस्ती का वर्ष जो है वो डिक्लेयर किया था, 2026 को किया है या 27 को किया, क्या आपको बताना है, आपका उम्र है ये। ठीक है, तो 2028 और 29 को क्या किया है, 28-29 को भारत दक्षिणी कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। भारत दक्षिणी कोरिया मैत्री वर्ष कब मनाया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 28 और 29 के अंदर, 2028 से लेकर 2029 में। इसके अलावा भारतीय ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है, जिसको हम यूपीआई बोलते हैं, और कोरिया का जो है केएफटीसी, इन दोनों के बीच में भुगतान प्रणाली से संबंधित सहयोग के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है। ठीक है, एआई सेमीकंडक्टर आईटी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इस्पात और जो बंदरगाह वगैरह है उनको बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर एमओयू हुआ है। इसके अलावा 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो कि भारत जहां पर नेतृत्व करता है, ऑलमोस्ट नेतृत्व करता है, जैसे इंडियन सोलर गठबंधन है। आप सभी को पता है कि पिछले महीने 10वां इन्होंने जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना की अगर हम बात करें तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। COP 21 जो कि पेरिस में आयोजित हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप 2015 के अंदर हमने इसकी स्थापना की। 25 के अंदर इन्होंने 10वां अपना स्थापना दिवस मनाया था, और जो है 11/3/2026 को। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो है वो इसका 107वां सदस्य कौन बना है, मोल्दोवा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि 107वां सदस्य कौन बना है, मोल्दोवा बना है। कब, 11/3/2026 को। तो भारत के द्वारा जितने भी संगठन हैं, जैसे कि एक तो बिग कैट अलायंस है, एक सोलर अलायंस है,
इसके अलावा आपको ध्यान रखना इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है। ये जितने भी समूह है ना, ये भारत ऑलमोस्ट इनमें क्या करता है, नेतृत्व करता है, मतलब भारत की चलती है, डोमिनेट करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भारत के पास में कोई भी आता है ना, सबको ये कह देता है कि भाई मालम शामिल हो जाओ। जैसे देखो एक बात बताओ, जैसे दुकान खोल ली कोई, अब दुकान खोल ली थारकन कोई मिलन आयोजन आता है कि खगा कि वो सामान तो देख ही लियो यार, लियो नहीं लियो बात तो एक अलग बात है, एक बार देख तो लियो, है ना। उसी प्रकार से भारत जो है वो कोई भी आप भारत के पास आता है या भारत के कोई भी प्रतिनिधि, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी अभी साउथ अफ्रीका के 2-3 कंट्री में गए थे, तो उन्होंने जाते ही वहां पर मेंबरशिप दे दी इनको। इसी प्रकार से दक्षिणी कोरिया के जो प्रतिनिधि हैं, ली साहब आए थे, राष्ट्रपति महोदय हैं, ये जैसे ही भारत में आए तो इन्होंने कहा कि भैया इसमें शामिल हो जाओ, तो इन्होंने सहमति दे दी, एक तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर शामिल होने को लिखा है। अब भारत ने तो अपनी तरफ से इनको शामिल कर लिया, दक्षिणी कोरिया वाले अपने से भी ज्यादा सियाने हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारी भी एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, शॉर्ट फॉर्म है GGI। दक्षिणी कोरिया वालों ने ये कहा कि भाई हम तो शामिल हो जाएंगे, हम तो 2 में शामिल हो रहे हैं, पर आप कम से कम 1 में तो हो। हमारी जो संस्था है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट कह रहे हैं, इसमें आप शामिल हो जाओ, तो भारत जो है वो इसमें शामिल होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो फरवरी महीने के अंदर पुतिन साहब, फरवरी महीने में पुतिन साहब जो है वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर आए थे, भारत के अंदर विजिट करके गए थे, याद आ रहा है। उस समय हमने एक एग्रीमेंट पर साइन किए थे, एग्रीमेंट का नाम क्या है, रेलोस, RELOS। आर का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल, ई का मतलब है एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। मतलब आप ये समझो कि वर्तमान समय में जब इतनी अस्थिरता चल रही है दोनों ही तरफ से, इकोनॉमिकली और युद्ध तो आपका चल ही रहा है, ठीक है, किसी का कुछ पता नहीं है कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। मनमा में एरोप्लेन मार रहे हैं, तो मेन बात पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर बना हुआ है, मतलब जिन लोगों ने इनको मीडिएटर बनाया है उनको भी मतलब ये है कि शाबाशी वाला काम किया है उन्होंने। तो रेलोस जो है वो एग्रीमेंट वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत के द्वारा किया गया है। हालांकि इससे पहले भी ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं। बेसिकली इन लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में काम क्या होता है कि भैया हमारे जितने भी पोर्ट वगैरह हैं उनका इस्तेमाल रशिया कर सकता है, रशिया के जो भी पोर्ट हैं, जो भी बंदरगाह हैं, इसके अलावा युद्ध पोत हैं, उनकी तैनाती जो है वो दोनों देश आपस में एक दूसरे के पास में कर सकते हैं। जैसे इस एग्रीमेंट के तहत ये जो समझौता बना कि भैया जो है 5 युद्धपोत, कितने, 5 युद्धपोत, 10 लड़ाकू विमान और 3000 सैनिक जो है वो भारत के वहां पर जा सकते हैं। अगर भारत को कहीं कुछ काम पड़ता है, कहीं ऐसी स्थिति बनती है, तो रशिया में जाकर हम क्या कर सकते हैं, 3000 सैनिक वहां पर नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि 5 युद्धपोत जो है वो भारत के द्वारा वहां पर जो है वो क्या कर सकते हैं, तैनात कर सकते हैं। ठीक है, रशिया भी उल्टा कर सकता है, यहां पर भारत के अंदर क्या कर सकता है, तैनाती कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो हमारा कोई हवाई जहाज है, हमारा कोई जहाज है पानी का, अगर वो वहां पर जा रहा है, समुद्र के रास्ते जा रहा है, उसको बीच में ईंधन भरवाना है, कोई भी मरम्मत से संबंधित कोई काम वहां पर आ गया, पुर्जों की आपूर्ति से संबंधित है, अन्य प्रशासनिक अगर कोई सहायता चाहिए, तो रशिया से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर सहायता ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से रशिया भी हमारे से क्या कर सकता है, सहायता ले सकता है। ठीक है, संयुक्त मिशनों और मानवीय सहायता के लिए हम क्या करेंगे, आपदा राहत के दौरान लंबी प्रशासनिक औपचारिकता को बढ़ा देंगे। समझ गए, अगर मान लो कोई हमें जो है वो सहायता चाहिए रशिया से, तो ऐसा नहीं है ये फाइल उसके पास पहुंचा और पुतिन साहब देखेंगे उसकी सहमति चाहिए ना, सीधा सीधा काम हो जाएगा। भारत को ये अलाउ किया गया है रशिया की तरफ से कि जो आर्कटिका के जो क्षेत्र हैं, आर्कटिक के जो क्षेत्र हैं जो कि मरमास्क का है और सेवरोमास्क का है, इनके अंदर भारत जो है वो जो जितने भी बंदरगाह बने हुए हैं उनमें अपनी रीच कर सकता है, वहां पर अब पहुंच सकता है। आ गई बात समझ में। बेसिकली जो है दोनों देश जो है वो सैन्य से संबंधित, मतलब सेना से संबंधित, युद्ध से संबंधित अगर कोई ऐसी स्थिति होती है या कोई सहायता सहायता चाहिए सामान्य स्थिति के अंदर, तो दोनों जगह पर क्या कर सकते हैं हम, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंद महासागर में भारतीय नौसेना से ईंधन मरम्मत और आपूर्ति जैसे रसद सहयोग जो हो यहाँ पर मिल सकते हैं। ये तो है रेलोस। ठीक है, इसी प्रकार का हमने जो है वो LEMOA, ये जो है वो भारत और अमेरिका के मध्य किया था। क्या कुछ अन्य देश भी हैं जिनके अंदर हमने इस प्रकार के एग्रीमेंट किए हैं, तो ध्यान रखना अभी जो है वो रशिया के साथ में तो हमने किया है 2026 में, परंतु ऐसे एग्रीमेंट हमने यूएसए के साथ में भी किए हैं जिसको हमने क्या दिया है, लेमो नाम दिया है, LEMOA।
LEMOA। ठीक है, यूके के साथ में हमने ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है, जापान के साथ कर रखा है कि भैया हमें जब भी सहायता चाहिए होगी जापान से मांग सकते हैं, जापान को जब भी सहायता चाहिए होगी हमसे मांग सकता है, जापान हमारे पास में आकर अपने युद्धपोत वगैरह है उनकी तैनाती कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के साथ में, फ्रांस के साथ में, सिंगापुर, साउथ कोरिया और वियतनाम, इन देशों के साथ में हमने जो है वो इस प्रकार के एग्रीमेंट पहले से कर रखे हैं। अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट हमने किसके साथ किया है, तो रसिया के साथ किया है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक, आपको ध्यान आ रहा हो तो फरवरी 2026 में जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि भैया एक समूह बना है पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका, पैक्स जो है पैक्स सिलिका, इसकी स्थापना जो है वो आपकी हुई है दिसंबर 2025 में। इसके द्वारा हुई है, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने ये कहा कि जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आगे हम इसकी भी रैंकिंग पढ़ेंगे, जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा अगर किसी का एकाधिकार है, मोनोपोली है, तो वो चाइना की है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि भैया चाइना जो है वो जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उन सभी में एकाधिकार रखता है, सबसे ज्यादा स्टोरेज, सबसे ज्यादा भंडारण जो है वो चाइना के पास में। बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब ये है कि जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें 17वां जो वर्ग है वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर शामिल होंगे। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, पर ये बेसिकली काम किस में आते हैं, जितनी भी आपकी जो सेमीकंडक्टर चिप बनती है, जितने भी ईवी वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनके निर्माण में इनका जो है वो भरपूर रूप से उपयोग किया जाता है। अब हो क्या रहा है, अमेरिका है, अमेरिका को ये लग रहा है कि यार चीन का एकाधिकार है, चीन का जो है वो मोनोपोली इस सेक्टर के अंदर है, तो कल को हमें कहीं जो है वो खदेड़ नहीं दे, हमें जो है वो नुकसान नहीं झेलना पड़ जाए। तो अमेरिका तो सियाना है ही, व्यापारी दिमाग है, विमानिया दिमाग तो है ही। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने एक जो है वो समूह बनाया है। बेसिकली ये समूह जो है वो क्रिटिकल मिनरल से संबंधित चीजों पर काम करेगा। जैसे सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाई जाती हैं, ये सारे क्रिटिकल मिनरल की सहायता से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने दिसंबर 2025 के अंदर जो है वो एक एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट के साथ में एक नया ग्रुप जो है वो निकल के आया। उसका नाम क्या दिया है, पैक्स सिलिका। पैक्स का क्या मतलब है, पैक्स का मतलब है शांति। क्या मतलब है, शांति है। और सिलिका का क्या मतलब है भाई, सिलिकॉन वगैरह है। ठीक है, तो हमने ये कहा कि हम जो है वो चाइना की तरफ नहीं देख रहे, सीधा सीधा तो बोल नहीं रहे, और ये कह रहे हैं कि भाई शांति के लिए जितने भी क्रिटिकल मिनरल वगैरह हैं, सिलिकॉन वगैरह हैं, उनका हम इस्तेमाल करेंगे, युद्ध वगैरह के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी हो क्या रहा है, वास्तविक स्थिति क्या है, धरातल पर क्या चीजें हो रही हैं, वो आपको पता है, मेरे को पता है, सारा विश्व देख ही रहा है कि युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें भारत जो है वो फरवरी के अंदर 10वां मेंबर बना था। 20/2/2026 को भारत जो है वो इसका कौन सा 10वां मेंबर बना, 10वां सदस्य बना था। अभी हाल फिलहाल के अंदर आपको देखना है कि फिलीपींस है, फिलीपींस के द्वारा 13वां सदस्य के रूप में इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। अभी वर्तमान में कितने देश हैं जो इसमें शामिल हैं, तो 13 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका अमेरिका है जो मूल रूप से जो है यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है, ग्रीस है, भारत है, इजराइल है, जापान, कतर, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, यूएई और यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश जो हैं इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो 13वां देश कौन सा है, फिलीपींस है। अगर आपसे पूछे कि भी 10वां देश कौन सा था, तो फरवरी में भारत ने इसकी जो है वो सदस्यता ग्रहण की है। अब मैंने आपको बताया भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वैश्विक दुर्लभ खनिज रिपोर्ट है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके द्वारा ये कहा गया है कि भाई जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है ग्रुप 17, तो आवर्त सारणी आपकी होती है उसके अंदर जो 17 मेटेलिक हैं इनको यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें से 15 तो आपके ये हैं ही, लेंथेनाइड और स्केडियम है और इट्रियम है। इस प्रकार से 17 तत्व ऐसे हैं जो कि आपके शामिल किए गए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होगा। जितनी भी स्क्रीन बन रही हैं उनमें जितने भी सेमीकंडक्टर उपयोग किए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स की सहायता से बन रहे हैं।
ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी व्हीकल है उनके अंदर है, ठीक है। विंड एनर्जी के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, डिफेंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सोलर पैनल वगैरह है, बैटरियां वगैरह बनाई जाती हैं, उनमें क्रिटिकल मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्रिटिकल मिनरल से हमने बात करी है। फायदा क्या होता है, एक तो वजन में कम होते हैं, इनकी जो एफिशिएंसी होती है काम करने की वो ज़्यादा होती है, चुंबकीय प्रभाव इनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक्टिव जो है वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चार चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन सभी के लिए ये कहा गया कि भाई चीन के अंदर जितने भी पूरे विश्व में भंडार हैं उसमें से अकेले चीन के पास में कितने हैं, 49% हैं। समझ रहे हो, इसलिए उस पैक्स सिलिका का निर्माण किया गया है। समझ रहे हो कि ताकि सब मिलकर कम से कम 50 नहीं तो 20-30 तो इकट्ठे करो। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील जो है वो दूसरे स्थान पर है 23% के साथ में। भारत की बात करें तो भारत जो है वो 8% स्टोरेज के साथ में तीसरे स्थान पर है। चलो कम से कम औरों से तो ठीक स्थिति है, अमेरिका से तो ठीक स्थिति है। अमेरिका की तो हालत बहुत खराब है क्रिटिकल के अंदर। आप ये मानोगे अमेरिका जो है वो आईटी देश माना जाता है, गूगल वूगल सब वहाँ चलते हैं। सिलिकॉन वैली आपको पता है कि भाई अमेरिका के अंदर है, पर जितनी भी चिप बनती हैं, जितनी भी ये मिनरल वगैरह हैं, ये है चाइना के पास में। आगे हम जो है व्यापार में मतलब इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में पढ़ेंगे कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापार अगर किसी से कर रहा है तो चाइना से कर रहा है। बॉयकॉट चाइना, चाइना को मिटा देंगे, चाइना से लड़ लेंगे, कहीं नहीं है भैया, सर्वाइव नहीं कर पा रहे, पूरा विश्व ही नहीं कर पा रहा। बताओ अब भविष्य की मांग क्या है, क्रिटिकल मिनरल है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, विंड एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन है, सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, सारे में ये काम आएगा। सबसे ज़्यादा किसके पास है, चाइना के पास में। मतलब आप एक बात गौर करना, जिस भी रूम में आप रह रहे हो, ट्यूबलाइट हो गई, पंखे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए, बच्चों के खिलौने हो गए, आजकल तो जो डायपर वगैरह आ रहे हैं वो भी बच्चों के चाइना से आ रहे हैं। तो आप सोच के देखो चाइना कितना साइलेंट तरीके से, कितनी शानदार तरीके से काम कर रहा है। अमेरिका के तो ये मान के चलो कि हालत खराब है इस युद्ध के चक्कर में, नुकसान बहुत खतरनाक हुआ उनको भी। हाँ, तो हम वापस आ जाते हैं। वैश्विक दुर्लभ खनिज रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि विश्व के सबसे दुर्लभतम जो खनिज पदार्थ हैं उनमें भंडारण से संबंधित जो रैंकिंग है उसके अंदर आपकी चाइना 49% के साथ में, 49% के साथ में यहाँ पर क्या हो गया है, सबसे ऊपर शीर्ष स्थान पर है। ब्राजील की बात करें 23% है, और भारत की बात करें तो 0.8% के साथ में सबसे तो ऊपर के जो शीर्ष राष्ट्र हैं उनमें तीसरी रैंकिंग भारत की है, ठीक है। अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो 91% प्रोसेस दुर्लभ खनिज जो है उनका उत्पादन क्या कौन करता है, चीन करता है। मतलब भंडारण तो 49% है, और प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस करके, मतलब जैसे आप क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल है, उस कच्चे तेल को प्रोसेस करके हम केरोसिन निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, डीजल निकालते हैं। उसी प्रकार से जो क्रिटिकल मिनरल है उनको प्रोसेस करके उपयोग करने लायक बनाने के लिए जो काम होता है उसमें 91% हिस्सेदारी किसकी है, चाइना की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में, उपयोग मैंने बता दिया। स्मार्टफोन अगर आपको बनाने हैं तो इनकी आवश्यकता होगी, अगर आपको रक्षा उपकरण कोई बनाना है, गाइडेड मिसाइल बनानी है तो इसकी आवश्यकता होगी, एआई के लिए आपको डेटा सेंटर का अगर निर्माण करना है उसके लिए होगी, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनीकरण ऊर्जा जो है उसके लिए भी चाइना का यहाँ पर मोनोपोली रहने वाली है। नेक्स्ट आपकी है स्काई ट्रैक्स रैंकिंग। बेसिकली ये रैंकिंग जो है वो सर्वे करवाती है जो भी लोग फ्लाइट के अंदर यात्रा वगैरह करते हैं, है ना। फ्लाइट में अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपसे सर्वे करवाया जाता है पूरे विश्व भर में, और उससे सबसे बेहतर जो हवाई अड्डे होते हैं या फिर जहां पर सबसे ज़्यादा संतुष्ट यात्री होते हैं उनको फिर रैंकिंग दी जाती है। ऑल ओवर रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर रैंकिंग में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है वो प्रथम स्थान पर है। अगर स्वच्छता की बात करें तो टोक्यो के अंदर हानेडा एयरपोर्ट, टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट जो है वो बड़े एयरपोर्ट में, और न्यू चितोसे एयरपोर्ट जो कि जापान के अंदर ही है, दोनों जापान में है, दोनों को जो स्वच्छता के लिए प्रथम रैंकिंग दी गई है। बात करें हानेडा की तो हानेडा जो है वो बड़े वाला है, भाई बड़ो टाबर है वो हांडा को, तो हांडेडा हो गया घूमेगा, ठीक है। छोटा जो है वो आपको ध्यान रखना है न्यू चितोसे एयरपोर्ट। कौन सा, न्यू चितोसे एयरपोर्ट जो कि कहाँ पर है, जापान के अंदर, ठीक है। और लास्ट हमारी न्यूज क्या है कि यूएई के द्वारा ये कहा गया कि भैया हम क्या कर रहे हैं, ओपेक समूह से, ओपेक समूह जो है, ये ओपेक समूह बेसिकली काम क्या करता है, ओपेक जो है इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। वर्तमान में इसका जो कार्यालय है या फिर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर।
बेसिकली जो है वो जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन वगैरह होता है, जितने भी जो है वो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सभी देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया 1960 के अंदर। और उसका जो हेडक्वार्टर वो पहले कहीं और था, 1965 के अंदर जो है वो वियना के अंदर रखा गया। अब ये क्या करते हैं, ये पूरा ग्रुप बना के रखते हैं। फिर होता क्या है कि भाई अगर आपको तेल से संबंधित कोई भी बेचना है, खरीदना है, उन सभी के लिए समान रूप से नियम वगैरह बनाकर और फिर आपको दबाव में काम करना पड़ता है। जैसे एक परिवार है या कोई समूह में आप काम कर रहे हो, संस्था में काम कर रहे हो, तो वहां पर उस संस्था के नियम आपको फॉलो करने होते हैं। उन संस्था के अंदर जितने भी नियम बनाए गए हैं, वो आपको उनकी जो है वो पालना करनी होती है। थोड़ी सी बंदिश रहती है पूरे ग्रुप के अंदर। ऐसी कंडीशन में यूएई ने कहा कि भैया हम जब पूरे जो भी आपका ओपेक समूह है, उसके सबसे जितने भी उत्पादक देश हैं, उनमें तीसरे नंबर पर सबसे बड़े हैं, मतलब तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई कर रहा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा व्यापार कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? यूएई कर रहा है। तो यूएई ने कहा कि भाई हमारे पास में भंडार है, हम इस ग्रुप में शामिल नहीं होने वाले, ओपेक ग्रुप में हम क्या करेंगे, शामिल नहीं होंगे। हम 1 मई से इसमें जो है वो काम करना बंद कर देंगे। ये घोषणा किसने की है? यूएई ने की है। भारत को इससे फायदा क्या होगा? देखो भारत जो है वो लगभग आप ये मानिए कि जितना भी तेल उत्पादन करता है, उसमें से 10 से 11% तेल जो है वो यूएई से आता है। 10 से 11% तेल जो है वो यूएई से आता है। अब होगा कि अब जब यूएई जो है वो फ्री ट्रेड करने वाली है, अपने हिसाब से काम करने वाली है, तो इस चक्कर में हमारे पास में जो टेरिफ वगैरह लगेंगे, जो हमें रुपए वगैरह चुकाने होंगे, उसमें थोड़ी सी सहूलियत हो सकती है। आप ये मानिए कि अब जो है हमें कम रुपए में पहले की तुलना में ज़्यादा तेल वगैरह उपलब्ध हो जाएगा, जो कि अभी हाल फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए, वर्तमान स्थितियों को देखते हुए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी आपको पता है कि भाई कल परसों ही जो डॉलर की कीमत है, रुपए की तुलना में 95 में चली गई है, बहुत लोअर स्तर पर है, मतलब निम्नतम स्तर पर आप ये मानिए। कुछ गिने दिनों के अंदर मेरे को लग रहा है कि 100 के पार चली जाएगी। बहुत बुरी हालत होने वाली है, फिर टैक्सेशन वगैरह ज़्यादा लग जाएगा, करों के माध्यम से वसूली होगी। ठीक है, और बाकी तो भविष्य बता ही देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यूएई के द्वारा ये डिसीजन लिया गया अप्रैल महीने में कि भैया 1 मई से हम ओपेक की जो आपकी सदस्यता है, ओपेक प्लस की जो सदस्यता है, दो ग्रुप है, एक तो आपका ओपेक है और इसका ही एडवांस वर्जन क्या है? ओपेक प्लस। दोनों से ही हम क्या कर रहे हैं? मेंबरशिप हमारी त्याग रहे हैं। आगे बात समझ में? तो ये आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर हो गया है। इसके बाद में हम 2-3 सेशन के अंदर, जैसा कि हर महीने करते ही हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खेल वाला है, आपका टेक्नोलॉजी है और राजस्थान का पोर्शन है, उसको हम यहाँ पर कवर करते हुए मई महीने का करंट अफेयर है उसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड वालों से मेरी यही उम्मीद है कि भैया आपने लगभग चीज़ें क्लासें जो हैं वो ले ली होंगी। नोट्स के पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में उपलब्ध हो ही रहे हैं, टेस्ट वगैरह आपको रेगुलर तरीके से उपलब्ध हो रहे हैं, तो बेहतर तरीके से करिए। निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जितने भी सोर्सेज थे वो हम यहाँ पर फॉलो कर ही रहे हैं, तो आपको कहीं से और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।